Good morning, everyone. Sixth class. Today is 8th May 2021 और डे है सैटरडे। तो हमने जो वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का। तो उसमें जो वो हमने देखा था कि बच्चे जो वो कहाँ पे घूमने जा रहे हैं, कुल्लू मनाली की तरफ जा रहे हैं और बहुत खुश हैं कि वहाँ पे जो वो कई सारे जो वो चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जो वो हमने मनु मंदिर की बात की थी। ठीक है, तो उनकी मैडम ने उनको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, मनु मंदिर जो वो यहाँ पे मनाली में है, तो उनके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, लास्ट टाइम साहिल ने जो वो बोला था कि देखिए मैम कितनी जो वो यहाँ पे भेड़ बकरियाँ हैं। ठीक है, तो मैडम बोलती है कि हाँ बच्चों, तो यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, लोग सर्दियों में ठंड के साथ साथ निचले स्थानों की ओर चले जाते हैं। मतलब कि जैसे जैसे ठंड आ रही है वैसे वैसे निचले स्थानों में वो जा रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी आएगी तो वो ऊपर ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर पहाड़ियों में जाएंगे, वहाँ पे जो वो ठंड नहीं होती, वहाँ पे ठंड होती है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में जो वो हम लोग भी जैसे घूमने चले जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों में घूमने चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सर्दियों में ठंड के साथ साथ निचले स्थानों की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ चारे की बहुतायत रहती है और गर्मियों का मौसम आरंभ होते ही ये लोग पहाड़ों की ओर रुख कर लेते हैं, मैडम ने कहा। तभी अचानक तान्या पूछती है, मैडम जी ये लोग भेड़ बकरियों सहित यात्रा क्यों करते हैं? तान्या ने पूछा कि भेड़ बकरियों के सहित जो वो यात्रा क्यों करते हैं? तो मैडम बोलती है, मैडम तान्या को मुस्कुरा कर जवाब देती है कि ये लोग अपने पशुधन को लेकर चरागाहों की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। तभी विजय हैरानी भरे स्वर में चला है, वो देखो दूर पहाड़ी पर कितने सुंदर घर हैं, ये लोग इतने दूर कैसे बसे होंगे? तो मैडम ने बताया, बच्चों यह तो एक बहुत लंबी कहानी है, हमें सुनाओ ना। तो बच्चे कहते हैं हमें सुनाओ। तो सभी बच्चे एक साथ चहके तो सुनो बच्चों। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपनी सीटों पर जमकर बैठ गए। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार हिमाचल की प्रागैतिहासिक काल भारत के मैदानों और मध्य एशिया के लोगों के घुमंतू जीवन का इतिहास प्रस्तुत करता है। यह माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक एक विशाल भूखंड में फैली हुई थी। प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी के बाहर का क्षेत्र जो वो कोल प्रोटा ऑस्ट्रेलाइड लोगों का निवास स्थान था। जब सिंधु घाटी के लोग जो वो गंगा के मैदान के आगे बढ़े तो इन्होंने कोलों को और आगे धकेल दिया। कोल बढ़ते हुए जंगलों और घाटियों की ओर चले गए ताकि शांतिपूर्वक रह सके। इस प्रकार हिमाचल की घाटियों की ओर आए। वेदों में इन्हें दास, दस्यु तथा निषाद और वैदिक इतिहास में इन्हें किन्नर, नाग अथवा यक्ष भी कहा जाता है। देखिए आपने जो वो हिमाचल प्रदेश में एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, वो किन्नौर जो वो किस लिए उसका नाम पड़ा है, तो किन्नर लोगों से ही उसका नाम वहाँ पे पड़ा है। ठीक है, लेकिन पहले होता था, अब नहीं है वैसा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि वेदों में जो वो इन्हें दास, दस्यु और निषाद के नाम से जाना जाता था। और वैदिक से साहित्य में जो किन्नर, नाग और यक्ष इन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर लिखा है, भारत के मैदानों से आकर बसने वाले लोगों से पूर्व कोल, जिन्हें मुंडा भी कहा जाता था, संभवतः हिमाचल के प्राचीनतम निवासी हैं। ठीक है, तो याद रखिए मैदानों से आकर बसने वाले लोगों को पहले जब वो कोल, जिन्हें मुंडा कहा जाता था जी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट लिखा है, कुछ सोचने के बाद मैडम ने कहा, अधिकांश मान्यताओं के अनुसार आए प्रागैतिहासिक काल में नई जमीनी और पशुओं के लिए चारागाहों की खोज में मध्य एशिया को छोड़कर चले तो तीन शाखाओं में बंट गए। ठीक है, तीन शाखाएं कौन 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 सी थी? इनमें से एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर पामीर पहाड़ों को पार कर काशीगीर पहुंची और वहां से कश्मीर प्रवेश की गई। यहाँ से धीरे धीरे मध्य एशिया मध्य हिमालय में आगे बढ़ी और यहाँ के आदिवासियों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अपने अधीन करते हुए हिमालय की तराई में पहुंची। यही शाखा जो वो खस के नाम से जानी जाती है। इन लोगों को जो वो क्षत्रिय भी कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिए खस के नाम से जानी जाती थी, तो इन्हीं लोगों को क्षत्रिय जो कि राजपूत होते थे। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण मध्य हिमालय पर आधिपत्य जमा लिया और कोल भूमि को खस भूमि में बदल दिया। ये लोग संस्कृत में मिलती जुलती भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये लोग संस्कृत भाषी लोगों की तरह खान पान मर्यादाओं का पालन नहीं करते थे, इसलिए लोग इन्हें मलेच्छ या जंगली कहते थे। ठीक है, क्या करते थे? ये लोग जो वो संस्कृत भाषी लोगों की तरह जो वो खान पान नहीं करते थे, इसलिए जो वो इनको जंगली कहते थे, मलेच्छ कहते थे। ठीक है, जब ये जो वो यहाँ के स्थायी निवासी हो गए तो इन्होंने अपने परिवारों और गांवों को संगठित किया। प्रत्येक इकाई पर एक मावी और मवाना को चुन लेती थी, जिससे जिसका मतलब था शक्तिशाली व्यक्ति। ठीक है, वह प्रजा से जो वो
देखिए याद रखिए, एक मावी और एक मवाना को चुन लेते थे। ठीक है? जिसका मतलब होता था एक शक्तिशाली व्यक्ति को चुना जाता था, जो कि प्रजा को जो वो संग्रह करता था। मतलब कि प्रजा से कर संग्रह करता था। शक्तिशाली मावी कमज़ोर मवाना को अपने अधीन कर लेता था और उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेता था। परिणाम स्वरूप पूरा क्षेत्र छोटी-छोटी रियासतों सॉरी छोटी-छोटी इकाइयों में बँट गया, जिन्हें मवाना भी कहा जाता था। तो छोटी-छोटी इकाइयों में बँट गया, जिन्हें मवाना कहा जाता था, याद रखिए। कालांतर में ये मवाने जनपद के रूप में विकसित हुए। आधुनिक भाषा में इसे गाँव कहा जाता है। ठीक है? जैसे आजकल जो हम लोग गाँव बोलते हैं, विलेज बोलते हैं, तो उस टाइम जो इन्हें मवाना कहा जाता था। शायद इसी तरह गाँव बसते गए गाँव विकास के साथ कस्बे और कस्बों से शहर बसते गए। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप भी इसको पढ़ लीजिए, खुद पढ़ें। ठीक है? तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।